अभी जो तुम वीडियो देख रहे हो वो एक हॉरर पॉडकास्ट है जिसमें तुम सिर्फ स्टोरी को सुनोगे। इसमें ना होगा कोई वीडियो और ना होगा कोई इमेज, बस कहानी को सुनोगे। तो कहीं पे बैठ जाओ या फिर बिस्तर में लेट जाओ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिरोशी नोहारा से, जो कि आज ऑफिस का काम खत्म करके स्टेशन के बाहर एक दुकान में बैठ के दारू पी रहा होता है। खाना पीना खत्म होने के बाद हिरोशी सीधा चला जाता है स्टेशन के अंदर। उसे अब और देर नहीं करनी, जल्दी से घर भी जाना है। वैसे ही वो लेट हो चुका है। स्टेशन में भीड़ भी बहुत है आज। हिरोशी टिकट लेके टिकट चेक वाली मशीन के पास जाने वाला ही होता है कि वो देखता है सारी की सारी मशीन्स लोगों ने हड़प रखी है। यहाँ उसके लिए जगह ही नहीं, और ऊपर से हिरोशी पी के ऐसा हाल हो रखा है कि उससे चला भी नहीं जा रहा। लेकिन कैसे न कैसे उसकी नजर लेफ्ट साइड में बिल्कुल कोने में एक खाली टिकट चेकिंग मशीन पे पड़ता है, जिसमें कोई भी नहीं होता। हिरोशी अब उस मशीन की ओर ही जाने लगता है। वो बाहर जाके टिकट लगाता है और दूसरी ओर चला जाता है। वो जब दूसरी ओर जा रहा था तब शायद किसी ने उसे पुकारा, या ये उसका वहम, याद नहीं। हिरोशी जब दूसरी ओर चला आता है तब वो नशे के हालत में ही सही, मगर ये महसूस करता है कि यहाँ पे एक सन्नाटा है। वो सन्नाटा जो थोड़ी देर पहले तक नहीं थी, मगर अचानक से सारे के सारे आवाजें, शोर और चहल पहल मानो थम सा गया हो। मगर उससे भी कमाल की बात ये थी कि अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। दिसंबर के इस रूह कांपा देने वाली ठंड में भी उसे गर्मी लग रही थी। तभी एक आवाज आता है। वो ट्रेन का साउंड होता है। थोड़े ही पल में ट्रेन यहाँ थम जाता है और हिरोशी सामने वाले डोर से ट्रेन में दाखिल होता है, लेकिन उसके बगल वाले डोर से भी शायद कोई अंदर गया है। धीरे धीरे ट्रेन अब चलने लगती है। तभी हिरोशी अपने सूजी आंखों से खिड़की के बाहर देखता है। कोई दौड़ते हुए उसको हाथ दिखा रहा है और शायद से वो कुछ कह भी रहा है, मगर तब तक ट्रेन उसको पीछे छोड़ते हुए बहुत दूर निकल गया। हिरोशी अब ट्रेन में अपनी सीट ढूंढने लग जाता है और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वो सीट मिल भी जाता है। वो सीट डोर के पास ही था, 2 सीट आगे बाई तरफ खिड़की के पास। हिरोशी चुपचाप जाके उस सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसे और गर्मी लगने लगती है, इतना गर्मी कि उसे अपना कोट उतारना पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी आखिर लग कैसे रही है। तभी उसे थोड़ा सा होश आता है। वो अपने अगल बगल भी देखने की कोशिश करने लगता है। फिर हिरोशी ध्यान से देखता है अपने सामने की ओर, तो वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वहाँ दूर सामने लाइट नहीं जल रहा कि क्या है। वो फिर आजू बाजू चेक करता है ध्यान से। वहाँ एक भी इंसान का नामो निशान नहीं था। हिरोशी थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसने स्टेशन में बहुत लोगों को देखा था, मगर यहाँ तो उसका उल्टा है। हिरोशी फिर खड़ा हो जाता है और तब जाके सामने उसे 3 से 4 लोग दिखते हैं, जो सारे के सारे खिड़की से चिपके बैठे होते हैं। बहुत शांत, कोई आवाज नहीं, ना ही कोई हलचल। तभी हिरोशी अपना फोन निकालता है और मिसाई को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कर नहीं पाता क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल 0 होता है। हिरोशी थोड़ा टेंशन में लग रहा था। अब वो फिर अपने बैग को उसी सीट पे रख देता है और धीरे धीरे नरम कदमों से आगे की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर हम शिनचैन के घर में देखते हैं। शिनचैन एक्शन कामेन देख रहा है, जहाँ एक्शन कामेन एक ट्रेन में होता है जो थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक टाइम बॉम्ब लगा होता है। तभी मिसाई शिनचैन से बोलती है कि उसे अपने खिलौने सारे जगह पे रखना चाहिए, फिर वो टीवी देखे। फिर हम देखते हैं हिरोशी थोड़ी दूरी तक आ चुका है। उसके 3 कदम आगे ही एक आदमी होता है जो खिड़की से चिपक के बैठा होता है और उसका फेस खिड़की की ओर ही मुड़ा होता है। हिरोशी ये सब देख के थोड़ा अजीब जरूर फील करता है, मगर वो सामने की ओर फिर से जाने लगता है। आगे जितने भी लोग थे वो सब के सब सामने खिड़की की ओर चिपक के बैठे होते हैं और उन सब का मुंह भी खिड़की की ओर ही होता है। हिरोशी को ये माहौल पता नहीं क्यों अचानक से घुटन भरी लगने लगती है, और गर्मी तो है ही ऊपर से। लेकिन जो सोचने वाली बात थी वो ये है कि सामने जो अंधेरा था वो वैसे का वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो जितना सामने गया उस हिसाब से वहाँ थोड़ा दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। और उसके ठीक विपरीत
वो जगह पूरा ही अंधेरों से ढका हुआ था, जैसे मानो कोई अलग ही दुनिया वहां से शुरू होता हो। हिरोशी उसी अंधेरे में देखे जा रहा था, जैसे मानो वो अंधेरा उसे जबरदस्ती अपनी ओर देखने को मजबूर कर रहा हो। हिरोशी उसी अंधेरे में कुछ आवाजें भी सुनता है, आवाजें किसी की चिल्लाने की, किसी के दर्द भरे एहसास की, किसी के रोने की। हिरोशी खामोश एकटक उस अंधेरे को देख रहा था, लेकिन वो साथ साथ अपने पैर को भी आगे बढ़ा रहा था। मगर तभी उसे एक झटका सा लगता है। हिरोशी किसी का हाथ अपने कंधे में महसूस करता है, साथ ही साथ वो पीछे की ओर घूम जाता है और तब मानो उसे एक और बड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने कोई आदमी खड़ा था, एक बुजुर्ग आदमी। वो बुजुर्ग आदमी हिरोशी को शांत रहने का इशारा देते हैं और फिर वो थोड़ी दूर चले आने के बाद हिरोशी को इशारा देके उनके पीछे आने बोलते हैं, लेकिन वो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले थे, इसलिए हिरोशी ने भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं किया। थोड़ी देर बाद दद्दू और हिरोशी दोनों हिरोशी के सीट पे बैठ जाते हैं। दद्दू बहुत ही धीरे से बोलते हैं, अपना सर नीचे की ओर झुका लो और एकदम धीरे बात करो ताकि आवाज हम तक ही रहे। हिरोशी को कुछ समझ नहीं आता, मगर वो ऐसा ही करता है। हिरोशी यहाँ पे क्या हो रहा इस बारे में दद्दू से पूछता है। दद्दू बहुत ही गंभीर होके बोलते हैं, ये ट्रेन नागासाकी स्टेशन की तरफ जा रही है। हिरोशी पूछता है कि वो कैसे पॉसिबल है, तो दद्दू बोलते हैं, तुम्हें ये बकवास भी लग सकता है, मगर ये सच है कि ये ट्रेन नागासाकी स्टेशन में ही जा रही है, जैसे कि तुमने सुना था थोड़ी देर पहले। हिरोशी ये बात सुन के बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि वो तब नशे में था, लेकिन उसने हल्का कुछ सुना था जो शायद से नागासाकी जैसा ही था जो ट्रेन में अनाउंस किया गया था। दद्दू बोलते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ सारे पैसेंजर्स और कोई नहीं बल्कि वो आत्माएं हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली, और ये ट्रेन भी एक श्रापित ट्रेन है जो कासुकाबे से नागासाकी जा रही है। हिरोशी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होता। तभी वो कुछ हल्का सा आवाज सुनता है। हिरोशी फिर अपना सर ऊपर उठा के देखता है तो सामने जितने पैसेंजर्स होते हैं वो सभी अब सीधा बैठे होते हैं और वो सब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए होते हैं। साथ ही साथ उनसे मुसमुसा के रोने की आवाज भी आने लगती है। दद्दू तब कहते हैं, ये ट्रेन साल में एक बार आता है जो कासुकाबे से नागासाकी जाता है, और जो यात्री बदकिस्मती से इस ट्रेन में बैठ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आ पाता। दद्दू फिर और कहते हैं, मेरे सीट में एक लेटर रखा है जो तुम अपने साथ ले जाना। बस उसके आगे दद्दू कुछ नहीं बोलते। हिरोशी को सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और उसने जो देखा पैसेंजर्स के हरकतों को उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हो ना हो यह कुछ तो गड़बड़ है, यह नॉर्मल ट्रेन हो ही नहीं सकती। तभी ऊपर से लाइट झपकने लगती है और थोड़ी ही देर में अचानक बंद हो जाती है। लाइट बंद होते ही एक चीख पूरे ट्रेन में सुनाई देने लगती है और फिर तुरंत लाइट वापस आ जाता है। हिरोशी इस चीज से डर गया था। वो अपना सर नीचे ही झुकाए हुए बैठा था, मगर वो जो लाइट फिर से जला वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि अब वो लाइट सफेद की जगह पीली रोशनी से चमक रहा था। हिरोशी अपना गर्दन मोड़ के देखता है तो हाँ, सच्ची में लाइट पीले रंग का हो गया था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। तभी हिरोशी को एक चीज समझ आता है कि अभी पूरा ट्रेन ही बदला बदला सा लगने लगा है। वो जहाँ बैठा है वो जगह भी मुलायम से थोड़ा सा सख्त महसूस हो रहा है। हिरोशी को समझते देर नहीं लगा कि ये ट्रेन एक पुरानी स्टीम इंजन में बदल चुकी थी। तभी ट्रेन का सीटी बजता है। हिरोशी एक पल के लिए डर जाता है। ट्रेन अब धीरे धीरे चल रहा था और चलते चलते आखिरकार वो एक जगह पे रुक गया। हिरोशी अपने उसी सीट में ही खिड़की की ओर देख के सर झुकाए बैठा था। वो तब महसूस करता है कि उसके साइड से लोग चल के जा रहे हैं। बहुत ही अजीब आवाजें करते हुए लोग कदमें बढ़ाए जा रहे हैं, या कहो कि वो ट्रेन से उतर रहे थे।
हिरोशी अब अपना सर ऊपर उठाया ही नहीं, वो जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रह गया। 長崎駅に到着しました。荷物をまとめて降車準備をしてください。電車とホームの隙間にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。 थोड़ी देर बाद ट्रेन दोबारा स्टार्ट होता है। धीरे धीरे ट्रेन चलने लगता है। हिरोशी तब अपने राइट साइड में देखता है तो वहां पे कुछ मिसिंग था। हाँ, वो दद्दू जी, वो वहां नहीं थे। घबराया हुआ हिरोशी इधर उधर देखने लगता है, मगर ट्रेन में दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं। हिरोशी का नज़र फिर खिड़की में पड़ता है, जहां वो देखता है कि वो बुजुर्ग आदमी और कहीं नहीं बल्कि स्टेशन में खड़े होते हैं। हिरोशी ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। दद्दू जी हिरोशी को ही देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही कोई इशारा दिया। हिरोशी अब अपना सर पकड़ के बैठ जाता है उसी सीट पे। वो सोचने लगता है कि आगे क्या करे, ये ट्रेन अब आगे कहाँ जाएगा और उसे अब क्या करना चाहिए। हिरोशी फिर ज्यादा ना सोच के अपना बैग पकड़ता है और सीट से उठ जाता है। वो सामने की ओर देखना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी आखिरी बार देख ही लेता है। वो देखता है कि उस जगह में अब अंधेरा नहीं था। हिरोशी थोड़ा घबरा जाता है। वो फिर पीछे की ओर मुड़ता है, तब उसे पता चलता है कि पीछे की ओर दूर वो अंधेरा छाया था। अब हिरोशी एक पल के लिए डर सा जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है कि दद्दू ने कहा था उन्होंने एक लेटर छोड़ा है वहाँ। हिरोशी अब ये बात याद करते हुए दद्दू के सीट के पास चला जाता है। सच्ची में वहाँ पे एक लेटर रखा था। हिरोशी लेटर को उठाता है। उस लेटर के एक साइड में कोने में छोटा सा कुछ लिखा था और दूसरी ओर बहुत सारी लिखावट थी। हिरोशी पहले छोटा वाला पढ़ता है। जहाँ हो वही रहो, बस पीछे मत देखना और किसी आवाज का जवाब मत देना और अगले ही स्टेशन में उतर जाना। हिरोशी ये पढ़ते साथ ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे मानो उसके पीछे कोई है, कोई उसके पीछे ही खड़ा है। लेकिन हिरोशी पीछे नहीं देखता। हिरोशी धीरे से कदम बढ़ाता है। दरअसल वो डोर के पास जा रहा था। जैसे जैसे वो डोर के पास जा रहा था वैसे वैसे ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रेन में अंधेरा बढ़े जा रहा है। तभी एक फुसफुस करते हुए आवाज उसके कानों में पड़ता है। 一緒に来ませんか。一緒に来て、私が感じた痛みを感じてください。聞いてください。聞いてください。 इसका मतलब यह है कि हमारे साथ क्यों नहीं आते, हमारे साथ आके वो दर्द महसूस करो जो हमने किया था। आओ आओ ना। हिरोशी के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसके पूरे बॉडी से अब पसीना निकल रहा था और पैर लगभग जम से गए थे, मगर वो उसी डोर के पास से डटा रहा। हिरोशी को उस आवाज के साथ साथ और भी बहुत आवाजें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उसे जवाब नहीं देना था। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होता है। 春日部駅に近づいています。荷物をまとめて降車準備をしてください。 ये सुन के हिरोशी थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि अभी अभी अनाउंस हुआ कि अगला स्टेशन दरअसल कासुकाबे है। हिरोशी ये सुन के उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि उसे किसी न किसी तरीके से यह कुछ देर तक और ही सही डटे रहना होगा। शिनचैन, हिमावारी, मिसाए, शिरो सभी उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो ऐसे ही यहाँ फंस के नहीं रह सकता। तभी वो आवाज फिर से आता है। 一緒に来ませんか。一緒に来て、私が感じた痛みを感じてください。 सिर्फ आवाज नहीं, अभी तो मानो वो अजीब, बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से यही बात बोले जा रहा। हर बार जब वो बोलता है उतना ही घिनौना वो महसूस होता है। अभी लगभग आधा घंटा बीत चुका था। 次の停車駅は春日部駅です。ドアは左側に開きます。
ये सुनने के बाद हिरोशी अपने बैग को अब कस के पकड़ लेता है, लेकिन वो अभी भी उस अंधेरे को अपने चारों ओर और भी ज्यादा महसूस करने लगता है। उसे कभी लोग दिखाई देते हैं सीटों में बैठे हुए, तो कभी जले हुए लोगों का शरीर। हिरोशी फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे फिर भी लग रहा होता है कि वो काली परछाई उसके चारों ओर मंडरा रही है। वो उसे ही मानो घूर रही हो। सिर्फ वो नहीं, बल्कि ट्रेन में जो अंधेरा है उसमें से हजारों लोगों की आंखें मानो उसे ही घूरे जा रही है। तभी ट्रेन का सीटी बजता है। और अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगता है। हिरोशी भी समझ जाता है कि स्टेशन शायद आ चुका है। वो सोचता है कि जैसे ही दरवाजा खुला वो यहाँ से भागते हुए ट्रेन से बाहर चला जाएगा। हिरोशी को अजीबोगरीब बहुत भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो आवाजें उसके अंदर से ही आ रही हो। और दूसरी तरफ ट्रेन बिल्कुल धीरे चल रहा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन एकदम से रुक गया। डोर के ग्लास में से रोशनी भी आ रही होती है, वो रोशनी जो स्टेशन के लाइट की थी। हिरोशी अब भी उस डोर के पास डटा रहा, अपने बैग को बायां हाथ से कस के पकड़े हुए था। उसके दायां हाथ में था वो लेटर। तभी एक आवाज आती है। एक पल में ट्रेन का दरवाजा खुलता है। बाहर से वो रोशनी पूरे ट्रेन को रोशन कर देती है, मगर हिरोशी को वो अंधेरा अब भी महसूस हो रहा था। हिरोशी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बच्चा उसे ना जाने को बोलता है। वो बच्चा रो रहा था। वो रोते रोते हिरोशी के एकदम पीछे आ जाता है। तभी हिरोशी अपना दूसरा पैर भी जल्दी से बाहर निकाल लेता है। एक ठंडी हवा का झोंका काफी था ये समझाने के लिए कि वो अब ट्रेन के बाहर आ चुका है। और फिर पता नहीं क्या हुआ। हिरोशी अपनी आंखें खोलता है। वो अपने घर में होता है, उसके पास उसका बैग होता है, मगर बस यही नहीं बल्कि मिसाए, शिनचैन, शीरो और हिमावारी भी होती है। हिरोशी फटाक से उठ के बैठ जाता है। वो आंख मलते हुए चारों ओर देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो मिसाई बोलती है कि वो ट्रेन से उतर के वहीं पे गिर के बेहोश हो गए थे। तो वहाँ डॉक्टर वगैरह भी आए, लेकिन उनका हाल बिल्कुल सही था, इसलिए तो पुलिस उन्हें घर ले आई। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिरोशी उसी लेटर को पढ़ रहा होता है। वो लेटर उसके बैग के अंदर होता है, जैसे पुलिस या किसी ने बैग में रख दिया होगा। लेटर में हिरोशी पढ़ता है, मैं हूँ वो बुजुर्ग आदमी जो ट्रेन में मिला था तुम्हें। चलो मैं तुम्हें सब शुरू से बताता हूँ। ये बात है बहुत ही पुरानी। जब मैं जवान था तब एक बार अगस्त को मैं ट्रेन स्टेशन में था, क्योंकि मुझे ऑफिस से घर जाना था, मगर पता नहीं कैसे गलती से उस श्रापित स्टेशन में पहुंच गया। वहाँ पे 3 से 4 लोग थे जो नशे में थे। वैसे कहने को तो मैं भी था। हम 4 लोग ट्रेन में चढ़ गए। फिर वैसा ही होने लगा जैसा तुम्हारे साथ हुआ था। हम 4 लोगों में से 2 लोग उस काले परछाई को देखने उसके पास पहुंच गए, लेकिन बहुत समय गुजरने के बाद भी वापस न आए। फिर आया नागासाकी स्टेशन, जहां हम बाकी दोनों ही उतरना नहीं चाहते थे, तो हम रुक गए। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ, काली परछाई हमारे चारों ओर मंडराने लगी, लेकिन हम डोर के सामने ही खड़े थे। हमने कोई आवाज़ नहीं किया, और आखिर में जब डोर खुला मैं तब ट्रेन से कूद गया, लेकिन वो बंदा उस बच्चे के आवाज का जवाब दे बैठा, जिसकी वजह से वो मेरे साथ घर ना लौट सका। और ऐसे ही साल बीत गए। मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि स्टेशन से लोग गायब हो रहे थे। हर साल स्टेशन से गायब होते हैं लोग, उसी स्टेशन से जहाँ से तुम ट्रेन पकड़े थे, लेकिन हर साल अलग महीनों में वो ट्रेन आता है। जैसे मानो 2015 को अगर अगस्त में आया तो नेक्स्ट ईयर सितंबर को आएगा। लेटर में और भी कुछ लिखा था, आज जो तुम इस ट्रेन में चढ़े वो उसमें तुम भी मारे जाने वाले थे अगर मैं ना होता। ट्रेन में जब चढ़े थे तुम, तब एक आदमी ने हाथ दिखाया था
वो और कोई नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर था। वो भी इस घटना के बारे में जानता है, लेकिन मैंने उसको चकमा देके तुम्हें ट्रेन में आने दिया क्योंकि मुझे नागासाकी स्टेशन में जाना था। वैसे ही मेरी उम्र हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी पल में वो चीज महसूस करूँ जो मुझे बरसों से सताए जा रही थी। मैं देखना चाहता हूँ कि उस स्टेशन में आखिर है क्या। मैं अब ये काम तुम्हें सौंपता हूँ कि तुम आगे आने वाले सालों में स्टेशन में 9 तारीख को मौजूद रहोगे और लोगों को उस टिकट मशीन से दूर रखोगे क्योंकि वो स्टेशन मास्टर भी अब जिंदा नहीं रहा होगा। दद्दू और बोलते हैं कि उनको जितना लगता है वो ट्रेन उस वक्त साइतामा से नागासाकी की ओर जा रही थी जिस दिन नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था। जब ट्रेन वहां जाके पहुंच गया तभी वो बॉम्ब वहां ब्लास्ट हो गया था जिसके कारण उस ट्रेन के सारे लोग मर गए, जिससे उनकी आत्मा आज तक मुक्ति नहीं पा सकी। हिरोशी ये लेटर पढ़ते हुए उसका दिमाग जैसे घूम सा जाता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता है। जो उसने कल एक्सपीरियंस किया वो झूठ भी तो नहीं था। अगर तुम्हें पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक कर देना, और वैसे भी मुझे रिस्पॉन्स से तो पता लग ही जाएगा कि पसंद आया कि नहीं। तो मिलते अगली वीडियो पर, बाय बाय।